अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए इंतखाबी अमल महज एक आइनी तकाजा नहीं बल्कि पाकिस्तानी सियासत के बदलते हुए मंजरनामे, अंदरूनी सियासी तनाव और जमाती मफादात की कशमकश की अक्कासी करता है। सेनेट इंतखाबात का ये मरहला इस वक्त नहायत अहमियत इख्तियार कर चुका है, जब एक तरफ तहरीक इंसाफ अपनी सियासी साख्त की बहाली के लिए कोशा है तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी नुमाइंदगी में इजाफा चाहती है। सेनेट इंतखाबात में 25 पार्टी उम्मीदवार शामिल थे, जबकि दूसरी जानिब PTI के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस नाराज उम्मीदवार भी सियासी फिजा को गरमाए हुए हैं। इस वक्त पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, नताइज आना शुरू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त मजमूई तौर पर 145 अरकान मौजूद हैं, जिनमें से 92 का ताल्लुक PTI से है, जबकि अपोजिशन को 53 अरकान की हमायत हासिल है। सेनेट के इंतखाबात के लिए ये ईवान ही इलेक्टोरल कॉलेज का किरदार अदा करता है। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए 19 वोट, जबकि खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों के लिए 49 वोट दरकार होते हैं। ताहम ज़मीनी हकाइक इस मफाहमती अमल के तजाद को बेनकाब कर रहे हैं। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 के दस्तबरदार होने के बावजूद खुर्रम ज़िशान ने इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार किया। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह और भरपूर है कि ये सिर्फ सेनेट की सीट का मामला नहीं बल्कि शराफिया की बंदर बांट के खिलाफ एक नजरियाती जंग है। खुर्रम ज़िशान ने न सिर्फ पार्टी क़यादत के फैसले को चैलेंज किया बल्कि अपनी मौजूदगी के जरिए सेनेट इलेक्शन के इस मफाहमती फार्मूले को इखलाकी और सियासी लिहाज से कमजोर करार दिया। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात का ये मंजरनामा सिर्फ खुर्रम ज़िशान तक महदूद नहीं, टिकटों की तकसीम, उम्मीदवारों के नामजदगी के तरीक़ाकार और क़यादत से मशावरत के फुकदान ने पार्टी कारकुनों और उम्मीदवारों में शदीद बेचैनी पैदा की है। कुछ उम्मीदवारों ने मीडिया पर आकर शिकवा किया कि उन्हें नामजदगी का इल्म भी मीडिया रिपोर्ट से हुआ और ये तर्ज अमल पार्टी के अंदर फैसला साजी में शफाफियत के फुकदान को वाज़े करता है। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी को चैलेंज करके एक नया आइनी बहरान पैदा कर दी है। उनकी दरख्वास्त के मुताबिक ये इकदाम आइन के आर्टिकल 65 की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अरकान असम्बली का हलफ सिर्फ असम्बली हॉल में लिया जा सकता है, ना कि किसी मुतबादिल जगह पर। गो कि अदालत के हुक्म पर यह हलफ बर्दारी अमल में आई, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस इकदाम को मुतनाज़ बनाना सेनेट इंतखाबात की आइनी हैसियत पर सवाल उठाता है। सियासी जमातों की जानिब से आपसी मफाहमत एक बेहतर जमहूरी रवैया समझी जाती है, लेकिन जब ये मफाहमत बंदर बाट पसे पर्दा सौदेबाजी या जमहूरियत के असूलों को पसे पुष्ट डालने की सूरत इख्तियार करे तो उसका फ़ायदा जमहूरियत को नहीं बल्कि मफाद परस्त कुव्वतों को होता है। सेनेट जैसे अहम अदारे में नुमाइंदगी के असूल मेरिट, शफाफियत और जमहूरी तरीक़ाकार पर मबनी होने चाहिए, न कि महज सियासी सौदेबाजी की पैदावार। आज होने वाला सेनेट इलेक्शन सिर्फ 11 नशिस्तों का नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी आजमाइश है। क्या ये इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इस्तेहकाम का रास्ता हमवार करेंगे? क्या सेनेट इंतखाबात पार्टियों के अंदरूनी खलफशार और आइनी तजादात को मजीद उभारेंगे? इस सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है सरबराह पिल्डेट अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, पाकिस्तान की सियासी तारीख में सेनेट इंतखाबात अक्सर मुतनाज़ रहे हैं। क्या खुफिया राय दही का तरीक़ाकार अब एक पुराना और इस्तेहसाली मॉडल नहीं बन चुका जिससे तब्दील किया जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ेकार मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। हमारा अपना तरीक़ेकार ठीक नहीं है। हालांकि खुफिया राय दही के साथ इलेक्शन होता है, इसका मतलब यह है कि सेनेट अरकान असम्बली को यह आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी से किसी को वोट दे सकें। अब सियासी पार्टियों के अंदर अगर अपने मेंबर्स के साथ, अपने MPs के साथ वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ वोट दे देते हैं, तो एक तो पहली बात है कि गलत बात भी नहीं है अगर वो दे देते हैं, लेकिन दूसरी बात उनके ऊपर ये शक करना कि वो पैसे लेके ऐसा करते हैं, ये तो और भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है। हमें ज़रा अपने आप को, पार्टियों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो पैसे खा के वोट ना देते हों, क्योंकि आफ्टर ऑल टिकट तो इन लोगों को पार्टियां ही देती हैं। अगर पार्टियों को ऐसे लोगों को टिकट देंगी तो फिर जाहिर है कि वो फिर वही कारकर्दगी दिखाएंगे जिसको आपने नहीं परखा होगा।
तो सर इस बार जिस तरह से सेनेट इंतखाबात में पीटीआई के नाराज अरकान का आंसर सामने आया है, आप क्या समझते हैं कोई अपसेट हो सकता है? क्योंकि जो लोग नाराज होकर आज़ाद लड़ रहे हैं, पार्टी में उनकी अपनी अलग मजबूत धड़ेबंदी तो मौजूद है, ये पीटीआई के लिए मुस्तकबिल में कितना बड़ा डेंट हो सकता है? देखिए, एक तो सीटों का अपसेट तो हो सकता है। हम्म। उसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, जी। तो इवन पार्टी के लोग भी अगर खुश नहीं है अपने कैंडिडेट से, हम्म। तो वो किसी और को वोट दे सकते हैं। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 30-35 के करीब तो आज़ाद हैं, वो तो खैर बिल्कुल ही आज़ाद है। हम्म। लेकिन इसमें चूंकि बस खुफिया राय दही होती है, तो इसलिए सरप्राइज का अवसर मौजूद रहता है। लेकिन वो ज़्यादातर 1 या 2 सीटों के बारे में होता है। ज़्यादातर सीटें वही होती हैं जो आपने तवक्को के मुताबिक की होती हैं। ठीक, तो जो सर ये जो फॉर्मूला इन्होंने के 5-6 का इन्होंने डिसाइड किया है, एक्सपेक्टेड है कि यही होगा या कोई 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 बड़ा अपसेट आप देख रहे हैं? देखिए, 5-6 का मेरा ख्याल है रेशो तो वही रहेगा। हम्म। ज़्यादा उम्मीद मुझे यही है। लेकिन ये हो सकता है कि वो जो 6 हैं पीटीआई के, उनमें से एक वो हो जो उनका ऑफिशियल मुखा कैंडिडेट नहीं है राइट। और वो खड़ा हो गया है। मतलब अगर खुर्रम उसको, ज़िशान वो साहब। पॉपुलर आदमी है, तो हम्म। लोगों ने उसको वोट दे दिए, पीटीआई के एमपीएस ने, तो हो सकता है वो इलेक्ट हो जाए। लेकिन 5-6 का जो रेशो है वो शायद डिस्टर्ब ना हो। ठीक। अहमद साहब, जिस तरह से इन सेनेट इंतखाबात से कबल गवर्नर केपी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने अपनी अपनी जमात के हवाले से बड़े बड़े दावे किए हैं, तो हम अभी आप जिस तरह कह रहे थे ना कि ये सीक्रेट बैलेट है, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग में या मुफाद परस्ती की सौदेबाजी के तनाजुर में नहीं आता? क्या मफाहमत के नाम पर होने वाली हालिया सियासी डील्स जमहूरी इदारों को कमज़ोर नहीं कर रही? देखिए, ये जो डील है, ये मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ। इसलिए अच्छा समझता हूँ कि पार्टियों को अक्सर औक़ात ये शक होता है कि मेंबर्स पैसे लेके किसी को वोट दे देंगे या हम्म। प्रेशर में आके हुकूमत के कैंडिडेट्स को वोट दे देंगे। तो इससे कम से कम वो रास्ता बंद हो जाता है। अगर बहुत ही कैंडिडेट मैच्योर हों और उनकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट हो, तो फिर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे ये शक हो कि ऐसा हो सकता है, वहाँ पे अच्छी बात है कि बजाय इसके कि बाद में आप अपने मेंबरों पे शक करते रहें, हम्म। आप पहले से ये मामला तय कर लें और बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए। तो मुझे, चूँकि बहुत ज़्यादा इसमें सरप्राइज़ का एलिमेंट होता नहीं है, तो इसलिए आपस में जो सीटों की तादाद है, वो तय करने में को बहुत मुश्किल नहीं होती। हम्म। लेकिन सर इस पूरी एक्सरसाइज में जो चीज़ मैंने देखी वो ये कि अगर ज़ाती मफाद के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, तो फिर मुल्की मफाद के लिए ये मुत्तहिद होकर एक टेबल पे बातचीत क्यों नहीं कर सकती? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, मुल्की मफाद में भी उनको इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि बातचीत जो है वो तो सियासत की सेंट्रल पॉइंट है। हम्म। सियासत हो ही नहीं सकती जब तक आप एक दूसरे से बातचीत तक करें। ये असम्बलियां क्या होती हैं? ये बेसिकली बातचीत का ही फोरम तो होती हैं। जी। तो अगर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी, तो हम टैक्स पेयर्स के पैसे जो असम्बलियों के ऊपर लग रहे हैं वो ज़ाया जा रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो इन सीटों को प्रिजर्व करने के लिए बातचीत कर सकते हैं और एक डील कर सकते हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट पे भी ये काम कर सकते हैं और उन्हें ये करना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो बातचीत का दरवाज़ा इन सीटों को तय करने के लिए खुला है, शायद इस दरवाजे के रास्ते से फिर कोई फ्यूचर की बातचीत का भी दरवाज़ा खुलेगा, रास्ता खुलेगा। लेकिन सर साथ साथ एक और चीज़ भी है। सेनेट इंतखाबात से कबल जिस बर्क रफ्तारी से केपी अरकान की हल्फ बर्दारी का मामला सामने आया है और अदालती हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जो हल्फ लिया है, आप समझते हैं कि गवर्नर हाउस में मखसूस अरकान से लिया गया हल्फ वाकई आइन के आर्टिकल 65 की खिलाफ वर्जी है या अदालत का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि केपी हुकूमत की जानिब से तो इसको चैलेंज कर दिया गया है। जी, देखिए, वो एक तो आपकी आवाज़ मुझे थोड़ी-सी कट के आ रही है, लेकिन जो भी मुझे समझ आया है, उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये आइन और कानून के ऐन मुताबिक तो नहीं है। ये हल्फ बर्दारी अच्छा। देर से तो नहीं हुई, बर्क रफ्तारी से नहीं हुई, ये तो बहुत लॉन्ग ड्यू ओवर ड्यू थी। इसके लिए तो 1 साल गुज़र गया। हम्म। 1 साल तो नहीं, लेकिन तकरीबन 1 साल गुज़र गया।
ये पहले हो जानी चाहिए थी अप्रैल में, लेकिन वो नहीं हुई। तो अब ये देर से हुई है, तो इसमें जल्दी तो कोई नहीं है। सर जल्दी वो इस सेंस में हुई ना इसमें कि भारत जब सुप्रीम कोर्ट का आखिरी अदालत में फैसला आ गया चुका। उस दिन संडे था, फिर अदालत भी खुल गई, सवाल जवाब भी, वो फैसला भी आ गया, फिर कुंडी साहब ने हल्फ भी ले लिया, तो वो जल्दी की बात मैं करी थी। और ये अच्छी बात है, ये सब कुछ हो गया, इसको आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। हम्म क्योंकि अगर ये ना होता तो फिर आज का इलेक्शन नहीं हो सकता था सेनेट का। और हम्म फिर ये कब होता है इलेक्शन, ये कुछ पता नहीं है, हालात बिगड़ भी सकते थे। हम्म तो मेरे ख्याल में ये ठीक है कि उन्होंने, अगरचे ये कानून और आइन के बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसके मुताबिक नहीं है, ये मैं एग्री करता हूं, क्योंकि हल्फ होना चाहिए था असेंबली के सामने, असेंबली के अंदर स्पीकर साहब के सामने। लेकिन अब चूंकि बार बार टाला जा रहा था, और कल भी फिर वो कोरम पूरा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो टल गया। हम्म तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये अच्छा हुआ कि ये कोर्ट के फैसले से हुआ। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, कोर्ट ने फैसला किया। और आइंदा के लिए अगर आपने इसको सेटल करना है तो कोर्ट के अंदर आपने पटिशन तो दायर कर ही दी है, जी फिर वो फैसला कर देंगे। अगर वो गलत होगा तो ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है ये रिवर्स हो। यही हम्म एक तरीका था। अगर ये पीटीआई थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ काम लेती हम्म और ये कल हलफबर्दारी हो जाने देती, तो फिर शायद इसकी नौबत ना आती। अब ये असेंबली को कमजोर करने का बायस बनेगा कि जो काम असेंबली में होना चाहिए था अब वो गवर्नर हाउस में जाके हो रहा है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मजबूरी थी मेरे ख्याल में। सर जिस तरह से मौजूदा सेनेट इंतखाबात में इख्तलाफात और तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, क्या इनके नताइज आपके ख्याल में वफाकी सतह पर सियासी इस्तेहकाम लाएंगे या इंतशार को मजीद हवा देंगे? देखिए, हालात तो पहले ही बहुत खराब हैं। दोनों पार्टियों के दरमियान जो आपस की कन्फ्रंटेशन है हम्म वो उस लेवल पे है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अंदर को मजीद खराबी हो सकती है। लेकिन अब अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके नतीजे में हो सकता है कुछ चीज़ें सेटल डाउन ही हो जाएं। हम्म क्योंकि अगर इलेक्शन ना होते तो फिर अनसेटलमेंट की सूरत हाल पैदा हो जाती। लेकिन अगर इलेक्शन हो गए हैं और वो तकरीबन उसी तरह ही हो जाए 6 और 5 के हिसाब से, तो दोनों पार्टियों को कोई शिकायत का फिर मौका नहीं होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि उसके बाद बातचीत के शायद रास्ता मजीद हमवार हो जाएगा। हम्म और ये हमारी जमहूरियत के लिए और हमारे सिस्टम के लिए अच्छी बात होगी कि तनाज़ा पैदा नहीं हुआ इन इलेक्शन के अंदर, जो इस वक्त हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। क्योंकि ऑलरेडी वो तय कर चुके हैं सीटों को, और बिला मुकाबला अगर वही हम्म रिजल्ट आता है जो तय किया है तो इससे फायदा ही होगा। ठीक। सर जिस तरह से आपने देखा है कि हाल ही में मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, जिसमें हमने देखा सीटों की जिस तरह बंदर बांट की गई है, आप समझते हैं कि वो आईनी और जमहूरी माहौल को मजबूत करेगा? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये बंदर बांट तो नहीं थी। अगर फैसला, उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था या नहीं था, हम्म जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। अगर वो फैसला दुरुस्त था तो फिर तो सीटों की तकसीम इसी तरह होनी थी ना, और तो कोई तरीका नहीं था। तो बहरहाल जो भी फैसला होता तकसीम उसके मुताबिक होती। गैर मामूली बात यह है कि जो पार्टी सबसे बड़ी तादाद में असेंबली के अंदर मौजूद है और वो रूलिंग पार्टी है, वो कुछ टेक्निकल वजूहात के बिना पे नॉकआउट हो गई है और उसको सीटें नहीं मिली। इस पे मुझे भी बहुत अफसोस है। हम्म मेरा भी ज़ाती ख्याल ये था कि वो जो कंप्लीट जस्टिस का फैसला था कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए टेक्निकल छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हम्म जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मेजॉरिटी डिसीजन था वो सही था। लेकिन अब बहरहाल चूंकि अब फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया है, तो आप इसको पसंद करें या ना करें फैसला यही है। तो अब उसी के हिसाब से नशिस्तों की तकसीम होनी थी। लेकिन अफसोस मुझे भी हुआ, जैसे आपको अपनी टीम के हारने का अफसोस होता है हम्म वैसे होता है ये भी है। लेकिन अब चूंकि कानून और निज़ाम यही कहता है तो इसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सर महंगाई, चीनी बहरान और बिजली के बिलों जैसे संगीन मसाइल के मुकाबले में सारी तवज्जो सेनेट की 11 नशिस्तों पर मरकूज करना, क्या ये सियासी तरजीहात का अलमिया नहीं? क्या सेनेट इंतखाबात को हम इशराफिया का खेल अगर कहें तो वो दुरुस्त होगा?
देखिए, एक लिहाज से तो आप कहिए कि इलेक्शंस का जो पूरा सिस्टम है और डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम है, हम्म। इसमें अशराफिया को बहुत एज हासिल होता है। हम्म। उसको उसके लिए आसान होता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो कैंडिडेट बन सकते हैं, वो कैंपेन पे खर्च कर सकते हैं, अच्छी कैंपेन चला सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छे मुशीरों को हायर कर सकते हैं। तो एक लिहाज से उनको इसमें सबकत हासिल होती है, उनको एक उसको एज हासिल होता है। तो यही एज जो है सेनेट में भी होता है, थोड़ा सा ऐसा ज्यादा हो क्योंकि इनमें पब्लिक के वोट ही लेने पड़ते। हम्म। तो वो जो सारे पैसे वो कैंपेन पे खर्च करते, अगर एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे होते तो हो सकता है वो पैसे कुछ लोगों में बांट रहे हों। मैं भी ये एक ऐसी बात कह रहा हूँ, वरना इसका कोई सबूत ना हो तो ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। तो हम्म। यस, ये सारा जमहूरियत का जो निज़ाम है, ये एलिटिस्ट को एक फ़ायदा देता है, और वही इलेक्ट होके अमूमन आते हैं। गरीब आदमी तो इसमें बहुत ही कम उसको मौका मिलता है कि वो इलेक्शन का सोच भी सके और सियासत पे हिस्सा भी ले सके। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन लड़ सकता है। एमपीए, एमएनए और सेनेट के इलेक्शन तो अब इतने मतलब वो गरीब और महंगे हैं कि आम मैं नहीं बंदे, समझता। एग्जैक्टली आम इंसान की पहुंच नहीं है कि वो पार्लियामेंट में पहुंच सके या कोई वजीर आजम बन सके। सर, आप क्या समझते हैं कि जितनी बेचैनी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रही है और सियासी इख्तलाफात जिस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी हुकूमती तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे सदर जरदारी के हटाए जाने का प्लान सामने आया है, इस तरह की हमने काफ़ी अफवाहें सुनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली की भी बात की गई। इवन अब भी जो है गवर्नर साहब तो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के कि शायद हम अदम एतमाद की तरफ बढ़े। क्या ऐसा कुछ मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है? आप फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये बहुत सी बातें तो अफवाहें होती हैं हम्म। और हो सकता है किसी न किसी स्टेज पे डिस्कशन में रही हो, लेकिन ये कोई आसान बात नहीं है। सदर ममलकत को हटाना एक जमे जमाए निज़ाम को अनडू करने के मुतरादिफ होगा। बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन जमहूरियत हमारी परफेक्ट नहीं है, और हमारी क्या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी परफेक्ट नहीं है। हम्म। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, क्या वो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं उसे? वहां पे भी बहुत तनकीद हो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, उसके खिलाफ अदालतें फैसला दे रही हैं। तो सर, तो हमारे यहाँ भी केपी में कोई इम्परफेक्ट तब्दीली आप है देख रहे हैं डेमोक्रेसी। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में? जी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कोई तब्दीली सर आप देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा। अच्छा। मेरा ख्याल है 39 सीटों का फर्क है दोनों के दरमियान। तो कैसे इस फर्क को दूर कर देंगे? अगर सारे इंडिपेंडेंट भी ज्वाइन कर लें इनको, तो फिर भी वो पूरा नहीं होते। इंडिपेंडेंट भी 35 है, फिर भी 4 सीटों का फर्क बाकी रह जाता है। तो कैसे वो हुकूमत को तब्दील कर लेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो इंतहाई हमाकत होगी, क्योंकि एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में बैठी हुई है। अगर आप उसको इस तरह की साजिश के ज़रिए से हटाएंगे तो फिर ये जमहूरी निज़ाम को भी कमज़ोर करेगा, और मौजूदा जो हुकूमत है उसके लिए भी बहुत बुरा होगा। तो ठीक। मेरे ख्याल में इसका सोचना भी नहीं चाहिए। एक हुकूमत में अगर पीटीआई बैठी हुई है और उसका स्टेक है, तो ये बहुत अच्छा है। ये जमहूरियत को मजबूत करने वाली बात है बिल्कुल कि सही। तमाम लोगों का स्टेक है। पीपल्स पार्टी का भी है, पीएमएलएन का भी है, और पीटीआई का भी है। ठीक। पीटीआई तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर उसका स्टेक मौजूद है तो ये मुल्क के लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। पिलडेल्ट के सरबराह बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, दुनिया इस वक्त एक नाजुक और तेजी से बदलते हुए आलमी तवाज़ुन की तरफ गामज़न है। एशिया, मशरिक़ वुस्ता और अमेरिका के मुतअद्दिद वाक़यात एक नए आलमी सफारती और अस्करी बयानिए की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान को जंगी बर्तरी के बाद सफारती कामयाबियों की सूरत में बैनुल-अक़वामी पजीराई मिल रही है, जबकि भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान में खिफत का सामना है बल्कि उसकी दिफाई साख भी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। ब्राज़ील की जानिब से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के मुज़ाकरात ख़त्म करना महज एक दिफाई सौदा मंसूख करना नहीं, बल्कि भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि उसके हथियार आलमी म्यार पर पूरा नहीं उतरते। ब्राज़ीली फौज जदीद एयर डिफेंस सिस्टम चाहती थी, लेकिन भारत सिर्फ पुराना वर्जन फराहम कर सका। ये वही भारत है जिसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों हज़ीमत उठाना पड़ी, और अब अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के बाद उसके 5 तैयारों के गिरने की खबर ने मजीद शर्मिंदगी का सामान किया है।
कांग्रेस की जानिब से नरेंद्र मोदी पर तनकीद और वजाहत का मुतालबा भी भारत के अंदरूनी सियासी बहरान को जाहिर करता है। कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल, सियाहती पाबंदियां और अवामी बेचैनी भारत के लिए एक संगीन दाखिली खतरे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान न सिर्फ मैदान जंग में कामयाब रहा बल्कि अब सफारतकारी के मैदान में भी सरगर्म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में गैर मामूली जोराना और मुलाकात के बाद वजीर खारजा इसहाक डार की वाशिंगटन रवानगी ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव भी नई सतह पर पहुंच चुका है, जबकि यूरोपीय ममालिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। ये सब इस बात की अलामत है कि एक नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है, जहां अस्करी ताकत, टेक्नोलॉजी और सफारतकारी तीनों का इम्तिजाज फैसला करेगा कि अगला आलमी लीडर कौन होगा। इस बदलते आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के पास एक तारीखी मौका है कि वो अपने असूली मौक़िफ़, अस्करी सलाहियत और खारजा पॉलिसी के जरिए न सिर्फ भारत की चालों को बेनकाब करे बल्कि खित्ते में क़ियादत का दावा भी पेश करे। मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, ट्रंप की जानिब से जिस तरह पाक भारत जंग में 5 तैयारों के गिरने का एतराफ़ किया गया, उसके बाद से भारत में तो एक खलबली सी मच गई है। अगर सुपर पावर का सदर भी इस बात को दुनिया के सामने कह रहा है, तो बतौर फौजी आप क्या समझते हैं, इससे भारत की अफवाज में उनका मोराल किस हद तक गिरेगा? बहुत शुक्रिया चलिए मुझे इनवाइट करने का। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। इतना बड़ा मुल्क है, इतना माइट है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन लोग हैं। पहले उनको हाइप क्रिएट की गई पाकिस्तान के खिलाफ, फिर एक जंग मुसल्लत की गई, शॉर्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट किया गया। जब जहाजों का नुकसान हो गया तो फिर मैं समझ रहा था कि जितना बड़ा मुल्क है उस हिसाब के ग्रेस दिखाया जाएगा, उस हिसाब से वकार के साथ हिंदुस्तानी मान लेगा कि हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन जाहिर है अब ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने लोगों की उनके जहनों में पैदा कर दी कि अब उनको यू टर्न लेना या एक्सेप्ट करना कि हमारा नुकसान हुआ है बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग हैरान होते हैं। यहाँ मैं कनाडा में हूँ आजकल, यहाँ पे कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में आया हूँ, वही जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यहाँ मुझे इन्वाइट किया गया था। तो मैं कल कुछ लोगों से, पाकिस्तानी लोग मुझे मिले इसी एक लेक्चर में, तो मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रंप ने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया, क्योंकि आप 1.5-2 महीने से कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है लेकिन हिंदुस्तान मानता नहीं है। अब तो ट्रंप भी आपकी मदद को इनडायरेक्टली आ गया, कह रहा है कि वो जहाज गिरे हैं। तो मैंने कहा कि उसके लिए भी ग्रेस चाहिए, लेकिन अगर ट्रंप ने कह दिया तो मुझे तो ये शक है कि हिंदुस्तान का वो वक्त का इंतजार ना करे जब ट्रंप ये भी बता दे कि ये 5 जहाज मैंने हिंदुस्तान के कहे थे, या वो ये भी बता दे कि ये जंग मुसल्लत करने के बाद हिंदुस्तान पहले मेरे पास आया था सीज फायर करने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है हाई टाइम है। नौजवान आप जैसे जो लड़के लड़कियां क्रिकेट बड़ा वॉच करते हैं, तो आपने नोट किया होगा जब बॉलर बॉल कराता है तो जब उसको यकीन होता है कि मेरी विकेट मैंने ले ली है, तो वो छलांग मार के अंपायर की तरफ देखता है कि जनाब मैं देखें मैंने विकेट ले ली है। यानी वो क्लेम करता है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। तो आज एक खिलाड़ी क्रिकेट का क्लेम नहीं छोड़ता। हिंदुस्तान कह रहे हैं लोग, अब कहना शुरू हो गए हैं कि ये तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान के जहाज गिरे हैं, तो वो तो किसी के भी हो सकते हैं। तो ना हिंदुस्तान ने कभी क्लेम किया, पाकिस्तान पहले दिन सिर्फ 6-0 कह रहा है। वो उनको मेरा ख्याल है वक्त आएगा, शायद इससे भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट है। तो मेरा मशवरा या सजेशन होगी, और तो मेरी आवाज बड़ी छोटी है, कि वो मान के एग्जिट कर जाएं, बेहतर होगा उनके लिए शायद। राइट सर, जिस तरह से दुनिया में एम्बारसमेंट उठाई जा रही है, अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक ने भारत से जो दिफाई मुआहदे किए थे वो उनकी भी मनसूखी की जानिब जा रहे हैं। जैसे ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल का मुआहदा मनसूख किया है, उससे भारत के हथियारों की इंडस्ट्री और उनकी दिफाई साख को किस हद तक डेंट पड़ेगा? चलिए देखिए, हिंदुस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी उस तरह क्रेडिबिलिटी पहले भी मैं नहीं देख पा रहा था, जंग से पहले भी। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पहला जहाज 1985 में सोचा था कि तेजाज जहाज बनाएंगे, उनके अपने मुल्क का बना हुआ होगा, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होना था। 1985 से लेकर आज 2025 हो गया, 40 साल हो गए हैं, वो सिर्फ 40 जहाज बना सके हैं। और वो जहाज भी इस दफा जंग में हमारे खिलाफ 2025 मई में हिस्सा नहीं ले सके, क्योंकि वो फिट नहीं थे कॉम्बैट के लिए। वो बॉर्डर से दूर, उन्होंने श्रीलंकन बॉर्डर के पास 2 स्क्वाड बनाए हुए हैं, वहीं उड़ते रहे, पाकिस्तान की सरहद के करीब नहीं आए। दूसरी तरफ एक देखें, 1985 के मुकाबले में 1995 में पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाने का सोचा, हिंदुस्तान के 10 साल बाद
आज 30 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 200 के करीब JF-17 थंडर पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा है और इस कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने हिस्सा भी लिया। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तेजस का भी इतना अच्छा नहीं है। उनके एयरफोर्स चीफ जो है एपी सिंह, उन्होंने फरवरी में भी कहा और फिर 30 मई को भी उन्होंने कहा कि मैं जब साइन कर रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि ये मुझे डिलीवर टाइम पे नहीं होगा। और फिर उन्होंने शिकायत के सेंस में कहा था फरवरी 2025 में पब्लिक सेमिनार में, कहीं छुप के नहीं कहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने तेजस का ऑर्डर 40 जहाज़ों का 2016 में दिया था और आज तक हमें एक जहाज नहीं मिला। तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो पहले ही क्वेश्चन मार्क थी। बिल्कुल। अब देखिए, अब दुनिया को शायद अब ज्यादा एक्सपोजर हो गया क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में लोगों ने उनकी डिप्लॉयमेंट देखी। नो डाउट कि क्रेडिबिलिटी पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पड़ गया हुआ है। खालिद साहब, भारत की जिस तरह दुनिया में बदनामी हो रही है वो तो हमें भी नजर आ रहा है, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ रहा है। जैसा कि भारत ने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके मिसाइलों से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स को नुकसान पहुंचा है। क्या ऐसे इल्जामात से भारत मजीद अपने लिए बदनामी नहीं कमा रहा और पाकिस्तान को इसका जवाब कैसे देना चाहिए? जी, आप शायद बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनको कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने न्यूक्लियर का इश्यू करके कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा है, दुनिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान का ना तो करियाना पहाड़ियों पे कोई ऐसा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है और ना ही हमारी कोई भी इंस्टॉलेशन जो और जगहों पर है, इतनी कमजोर जगह पर एक कमजोर बनाई गई है कि वो एक बॉम्ब का या एक वेपन का निशाना ना ले सके। ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने शायद तवज्जो ये हासिल करने की कोशिश की थी कि दुनिया वैसे तो मान नहीं रही है, दुनिया में अलार्म नहीं खड़े कर हो रहे, और लेकिन उन्होंने सोचा कि क्योंकि न्यूक्लियर एक सेंसिटिव इशू है, इस वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन भागा आएगा और बहुत सारी एजेंसी जो है अलार्म क्रिएट कर देंगी। उन्होंने हाइप क्रिएट की फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बाकी फ्रंट्स पर उन्होंने इतनी क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर ली हुई थी कि ये भी उनकी किसी ने नहीं मानी। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को वो सोमो रेसलर की तरह, जो इतना बड़ा पावरफुल है, सोमो वो लड़ाई जरूर कर सकता है, पहलवानी रेसलिंग कर सकता है, उसको रियलाइज करना चाहिए कि सिर्फ साइज बड़ा होने से आप क्रेडिबल नहीं होते। उसका बिल्कुल। मतलब ये नहीं होता कि आप सोमो रेसलर है तो आप स्विमिंग में भी अच्छे होंगे, आप बैडमिंटन में भी अच्छे होंगे। तो आई और थिंक सर, उनको दूसरा अपने जस्ट टू ऐड अपने काम। कि राफेल हासिल करने से जरूरी नहीं है कि आप जंग जीत जाएं। जी, टेक्नोलॉजी दुनिया में आप खरीद सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप जंग सिर्फ जब तक आप उसको इनकॉर्पोरेट ना करें, अपने जहाज़ों के साथ डिप्लॉय ना करें, अपनी ट्रेनिंग बेहतर ना करें, अपनी इंटीग्रेशन और नेटवर्किंग अच्छी ना करें और टैक्टिक्स इंप्रूव ना करें, आप जंग नहीं जीत सकते सिर्फ बिल्कुल। जहाज़ों के होने से। पाकिस्तान के पास भी J-10C एक स्क्वाड्रन था सिर्फ, आप नोट करेंगे हमने भी कोई अमेरिका के राफेल या बेस्ट ऑफ F-35 या कोई और स्टेल्थ नहीं खरीदे थे, लेकिन उनके 3 साल बाद 2 साल बाद खरीदे थे। राफेल 5.25 साल से हिंदुस्तान की एयरफोर्स उड़ा रही थी, J-10C हम तब 3.25 साल से उड़ा रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए, उनको चाहिए था कि वो जहाज़ों की इंटीग्रेशन करें, सिर्फ जहाज़ों को शामिल कर लेने से या इतना बड़ा डिफेंस बजट हो जाने से चीजें नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने साबित दैट किया कि हमारी स्किल, ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग और बेहतर है, हमारी कॉन्फिडेंस भी, इक्विपमेंट बेहतर है। वो तो सर हमारे हमारे नौजवानों में तो बहुत है, स्किल भी, कॉन्फिडेंस भी और वो फेथ भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाक अफवाज ने पहले भी सर फख्र से बुलंद किया था और आगे भी इंशाल्लाह वो हमारे मुल्क की ऐसे ही हिफाजत करते रहेंगे। लेकिन सर, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के हसूल पर काम कर रहा है या उसके अलावा कोई खास जहाज जो इस बार भारत को सरप्राइज दे? देखिए शजिया, जब आप एक जंग में हिस्सा लेते हैं तो आपको हर दफा एक इनोवेटिव तरीके से जंग लड़नी होती है, अपनी स्ट्रैटेजी हर दफा नई बनानी होती है ताकि दुश्मन को आप सरप्राइज कर सकें। हिंदुस्तान ने खुद अपना सरप्राइज हमारे अगेंस्ट थोपने की कोशिश की, हमने उसको काउंटर सरप्राइज कर दिया। आपने नोट किया होगा, उन्होंने हमें सरप्राइज किया था मुख्तलिफ जगहों पर हमले करके और इनोसेंट लोगों को शहीद करके। लेकिन पाक फिजाइया ने खास तौर पर जब 7 की मॉर्निंग को 6-0 किया था और 10 तारीख को जो टनेज फेंकी थी हिंदुस्तान पर, वो हमने काउंटर सरप्राइज किया और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की। जंग जब भी आप लड़ेंगे, आपने या स्ट्रैटेजी भी नहीं लड़नी है और अपने दुश्मन को इतनी बड़ी कीमत देने पर या उठाने पर मजबूर कर देना है कि वो आपसे जंग जारी ना रख सके। हम सब तैयारी पीस टाइम में पाक फिजाइया इसी तरह करती है कि हमने टैक्टिक्स भी पीस टाइम में इंप्रूव करने होते हैं, रियल टाइम वॉर लाइक सिनेरियो में हमने जंग की प्रैक्टिस करनी होती है और सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन करने के बाद इतनी परफेक्शन करनी होती है मून टैक्टिक्स की, जो आपने इनोवेटिव तरीके से निकाले होते हैं या स्ट्रैटेजी तैयार की होती है कि दुश्मन को आप सरप्राइज दे सकें और भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करें। ये इंशाल्लाह पाक फिजाइया फ्यूचर में भी करेगी। बिल्कुल। खालिद साहब, कहा यह भी जा रहा है कि J-35 की खरीदारी भी पाकिस्तान करने जा रहा है। क्या पाक एयरफोर्स में J-35 का इजाफा होने जा रहा है?
जी, पाक फ़िज़ाइया का मैं ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया इस वक़्त एक्टिवली एंगेज्ड है बहुत से मुल्कों के साथ, चाइना भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। पाक हम्म। फ़िज़ाइया के सरबराह ने भी हालिया दौरा भी किया था अमेरिका का। तो उसमें भी पाक फ़िज़ाइया बेस्ट ऑप्शन इसलिए इस वक़्त देख रही है। अभी हम्म। फाइनलाइज़ कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है पाक फ़िज़ाइया के लिए मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दुनिया की। हर मुल्क चाहेगा कि इसको अपनाए और इस तरह के जहाज़ इंडक्ट करे। लेकिन दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं जिनके पास इस वक़्त स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ मौजूद है। अमेरिका के पास F-22, F-35 है, हम्म। Su-57 जो है वो रशिया के पास है और J-20 और J-35 इस वक़्त चाइना के पास है। तो हम्म। पाक फ़िज़ाइया ना सिर्फ स्टेल्थ की बल्कि और ज़्यादा फ्रंट्स पर बहुत ज़्यादा फ्रंट्स पर इवैल्यूएशन कर रही है कि हमने फर्दर इम्प्रूव कैसे करना है। और जो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हमें सरप्राइज़ कैसे एनिमी को देना है, वो वेपन सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू भी हो सकता है और सपोर्ट जहाज़ों के थ्रू भी हो सकता है। तो पाक फ़िज़ाइया एक्टिवली रिव्यू कर रही है ऑप्शन, अभी फाइनलाइज़ या टाइमलाइन के साथ अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक। सर, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान और दुनिया के बाकी जो मामलात हैं अब तक एक सर्द महरी का शिकार है। ईरान से जोरी मुज़ाकरात इसी हफ्ते होने जा रहे हैं। ईरान इस वक्त अपनी फ़िज़ाइया को लेकर काफ़ी संजीदा है। वो चीन की जानिब बढ़ रहा है और चीनी टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ की खरीदारी की जानिब बढ़ रहा है। तो अगर ईरान J-35 को अपनी फोर्स में शामिल कर लेता है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये जहाज़ एक सही मानों में गेम चेंजर है हम्म। और ये गेम चेंजर इसलिए है कि ये स्टेल्थ जहाज़ है और ये रेडार पर नज़र नहीं आता। जिसका हम्म। मतलब ये है कि जब ये उड़ेगा एक जगह से, जब तक ये दुश्मन के सरों पर जाकर बमबारी नहीं करता या अपने एक्शन में नहीं अपने आप अनफोल्ड करता अपने प्लान्स को, दुश्मन को इसकी खबर नहीं होती। ये सारे के सारे डायनामिक्स चेंज हो जाएँगे इस जहाज़ से, वॉर फाइटिंग चेंज हो जाएँगे। आपने नोट किया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो परसों कहा था कि 5 जहाज मार गिराए, उन्होंने कहा जी। था पाक इस एरिया में न्यू फॉर्म ऑफ द वॉरफेयर हो रही थी, हम्म। जो हमने भी लड़ी ईरान के खिलाफ। तो एक कॉम्प्लीमेंट था पाक फ़िज़ाइया को भी, टेक्नोलॉजी का कॉम्प्लीमेंट था कि अमेरिका एक कंपेयर ज़ाहिर है इंडिया ने या हिंदुस्तान एयर फोर्स ने कोई न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर नहीं लड़ी इस एरिया में। हिंदुस्तान ने कन्वेंशनल तरीके से निस्बतन वॉर किया, पाक फ़िज़ाइया ने बहुत इनोवेटिव तरीके से जंग की ये वाली। तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक रेफर कर रहे थे कि न्यू फॉर्म ऑफ द वॉरफेयर का मतलब ये है कि आपने टेक्नोलॉजी इंटेंस करनी होती है, हम्म। टैक्टिक्स नए करने होते हैं और खास तौर पर जो आप पूछ रहे हैं कि J-35 जहाज जब आ गया तो ये बहुत ज्यादा डायनामिक चेंज हो जाएंगे, जिससे मैंने कहा कि हिंदुस्तान को भी अपने वॉर गेम और वॉर प्लान सारे चेंज करने पड़ेंगे और ये बहुत ही एक बहुत बड़ा जंप होगा टेक्नोलॉजिकल इस पूरे खित्ते के अंदर। क्या हम आने वाले दिनों में दोबारा किसी बरह रास्त जंग की जानिब बढ़ रहे हैं जो बड़े पैमाने पर फैले और उसमें बाकायदा मुमालिक के इत्तेहाद हिस्सा लें? आलमी मंजरनामे को आप किस तरह प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो एस्केलेट हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का तो शुक्र है रिजॉल्व हो सबसाइड गया। हो गया और कूल डाउन कर दिया गया। ऑल्दो हिंदुस्तान अभी भी चाह रहा है कि हमारा कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे उनके 1.4 बिलियन लोग जो उनकी पॉपुलेशन है, जिनको हिजान खेजी में उन्होंने एंगेज रखा इतना अरसा कई महीने तक, कुछ ना कुछ करके दिखाएं। लेकिन जो आलमी जंग है वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रम्प एक तरफ वॉर की बातें करते हैं, एंगेज करते हैं इसराइल के खिलाफ अपनी अपनी एयरफोर्स को, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि मैं जंग बंद कराना चाहता हूँ। हम्म। लेकिन जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, अभी रशिया की एडवांटेज है जिसकी वजह से उस तरह एस्केलेट नहीं हो रही कि रशिया खुद जो है वो अपनी वॉर में यूक्रेन के साथ एंगेज है। चाइना जो है अपनी इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट पे उस पर बहुत फोकस कर रहा है। तो शायद अभी तो मुझे फोर्सिंग मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर रशिया फ्री हो जाता है यूक्रेन से और चाइना भी और ज्यादा स्टेबलाइज कर लेता है अपने आप को और रेलेवेंस हो जाता है, तो कल को आपने नोट किया होगा चेयरमैन जॉइंट उनके एक ऑफिसर ने कहा है कि हमें शायद टू फ्रंट चाइना और रशिया से लड़ना पड़ेगा, अमेरिकन एक जनरल ने कहा है। बहुत शुक्रिया एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, बलूचिस्तान के संजीदी इलाके में एक खातून और मर्द को कारोकारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से गोलियां मारने की वीडियो ने न सिर्फ इंसानियत को झंझोड़ा बल्कि हमारे माशरे के इज्तिमाई ज़मीर को भी बेनकाब कर दिया। ये वाक़या महज 2 अफराद का कत्ल नहीं, ये रियासत की रिट पर हमला, कानून की बेबसी और माशरती मुनाफ़कत का एतराफ़नामा है। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल एक खामोश वबा बन चुकी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ 2023 में 384 अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की थी। कंदील बलोच का केस आज भी एक जिंदा सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है, जिसने सोशल मीडिया पर अपने इजहार की कीमत अपनी जान से चुकाई। इंसाफ का वादा तो किया गया,
मगर आज भी उनके कत्ल का मरकजी मुलजिम जमानत पर आज़ाद घूम रहा है। ये सिर्फ बलूचिस्तान या देही इलाकों का मसला नहीं, ये हमारे पूरे माशरती ताने बाने में जुड़ी हुई फरसूदा सोच का शाखसाना है, जो औरत की जिंदगी और मर्जी को कबीले, सरदार और मर्दाना गैरत की भीड़ चढ़ा देती है। रियासती अदारे अक्सर बेबस, कानून अक्सर खामोश और माशरा अक्सर शरीके जुर्म होता है। बलोच सरदार के फैसले पर 2 इंसानी जानें ले ली गईं और वीडियो वायरल होने के बाद ही कार्रवाई हुई। सवाल यह है कि अगर ये वाक़या सोशल मीडिया पर ना आता तो क्या किसी को भी तकरीबन 1.5 माह पहले बेदर्दी से कत्ल हुई बानो बीबी के वाक़ये का इल्म होता? रियासत कब तक लाशों पर नोटिस लेगी? कब वो मजलूम की पहली सांस पर साथ खड़ी होगी, ना कि आखिरी सांस के बाद? वक्त आ गया है कि हम गैरत के नाम पर कत्ल को महज सकाफती मसला नहीं, दहशतगर्दी करार दे उसका खात्मा करें, वरना अगली बानो बीबी कहीं और किसी और वीराने में फिर खामोशी से मार दी जाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।